सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम देख रहे हैं मईशत को सहारा मिलना शुरू हो गया है। IMF से जो 3 अरब डॉलर्स का जो कर्जा था वो मंजूर हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज खिताब में ये कहा कि कोई हलवा नहीं है, ये कोई इतना आसान नहीं है, बड़ी मिन्नत समाजत के बाद हमें ये कर्ज मिला है और उसको उतारना है डेफिनेटली। तो नाज़रीन, जो गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान में मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखी, उसको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू तो आया, लेकिन IMF की नाना आखिरकार हाँ में बदली और पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम का स्टाफ लेवल मुआहिदा जो कि 30 जून 2023 को तय पाया था, उसकी मंजूरी गुज़िश्ता रात ही IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी और बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम को मंजूर किया गया। इसी कर्ज प्रोग्राम के तहत पहली किस्त जो कि 1.2 अरब डॉलर हैं वो पाकिस्तान को मौसूल ही हो गए हैं और इसकी तस्दीक वज़ीर ख़जाना ने भी कर दी। इसके साथ साथ IMF ने 8.2 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग गैप का मनसूबा भी मान लिया है। इस मुआहदे के लिए पाकिस्तान को कितने पापड़ बेलने पड़े और हुकूमत को कितनी यकीन दहानियाँ करानी पड़ी, ये सबको मालूम है। मगर अच्छी बात यह है कि मेहनत आखिरकार रंग ले आई और बिलाखिर हुकूमत आलमी मालियाती इदारे से मुआहदा करने में कामयाब तो हो गई। पाकिस्तान की कमज़ोर होती हुई मईशत को एक नई ज़िंदगी मिली है और मुस्बत खबरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान सऊदी अरब और UAE से भी 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में आ चुके हैं। आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी है। एक तरफ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी हमने देखी, महंगाई के अशारियों में थोड़ी कमी और रुपये कदर में बेहतरी की खबरें सुनाई दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम रिफॉर्म्स की तरफ गए नहीं हैं, पॉलिसीज़ बनाई नहीं हैं। अगर ये वाकई लम्हा फ़िक्रिया है तो फिर हम इसको किस तरीके से देखेंगे और सियासी इस्तेकाम के साथ साथ मुआशी काम को किस तरीके से लेके आगे बढ़ेंगे, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुआशियात हैं फ़ारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी फ़ारूक साहब, ये आप किस तरह से देखते हैं? चलें, एक हमें ब्रीथिंग स्पेस मिल गई हमें IMF का मुआहिदा, फिर 1.2 ज़ाहिर मिलियन डॉलर की वो आपको रकम भी स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन अब आगे क्या होगा? हुकूमत इसको किस तरह से आगे बढ़ाएगी? इस 9 माह के अरसे में 3 हुकूमतों को आना है। क्या आपको लगता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी या फिर इसके लिए आगे बहुत काम करना पड़ेगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक आपने कहा ब्रीदिंग स्पेस, हमें सांस लेने की जगह मिल गई, और दूसरी इसमें जो बहुत बड़ी खबर है वो ये है कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया। देखिए, अगर डिफ़ॉल्ट में पाकिस्तान चला जाता तो फिर आप सोचिए कि पेट्रोल की किल्लत हो जाती है, अद्वियात जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनमें कमी आ जाती है, उनकी कीमतें चढ़ जाती हैं, खुराक में कमी आना शुरू हो जाती है। फिर हमने बहुत सारे मुल्कों में देखा, चाहे वो लेबनान हो, श्रीलंका हो, फिर वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट शुरू हो जाती हैं, लोग सड़कों पे निकल आते हैं। सही बात। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। तो जिसके 9 महीने की आप बात कर रही हैं, अब जो नेक्स्ट किस्त है वो बताया जा रहा है कि नवंबर की है, उससे अगली किस्त अगर रिलीज होगी तो वो फरवरी की है, और उससे पहले बहुत सारे काम करने। उससे पहले एक तो जिसको IMF वाले कह रहे हैं फिस्कल डिसिप्लिन, यानी कि आपने बजट का खसारा जो है वो कंट्रोल में लाना है, वो इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरा ये है कि स्टेट बैंक को सख्ती से कहा गया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट में मुदाखलत न करे, तो वो मुदाखलत बंद होनी है, बजट का खसारा बंद होना है। जो बिजली के शोबे में 300-400 अरब रुपया इजाफी सालाना गर्दिशी कर्जे में चला जाता है वो ख़त्म करना है, और फिर वो स्टेट ओन एंटरप्राइज जो रियासती इदारे हैं उनमें नुकसान ख़त्म करना है। अब ये प्रॉब्लम तो हमें पिछले कई सालों से पता है और कई हुकूमतें आई और कई हुकूमतें गईं, लेकिन इन चारों में से कोई भी काम नहीं कर सकी। तो अभी मेरे नज़दीक मुश्किल वक्त जो है वो हमारे मुस्तकबिल में है, वो माजी में नहीं है। डिफिकल्ट टाइम इज एक्चुअली अहेड ऑफ अस। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया कि डिफ़ॉल्ट के उससे हम निकले लेकिन खतरा टला नहीं।
एक तो ये बात कि हमने ये पहला कोई प्रोग्राम नहीं IMF का, हम एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं, दूसरा उतारने के लिए तीसरा कर्ज लेते हैं, हमारे पास पॉलिसीज़ नहीं होती। अभी ये जो एक सूरत हाल है कि चलें ठीक है स्टैंड बाई सही मिल गया है, लेकिन जब हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, IMF की मज़ीद कड़ी शराइत होंगी, आगे एक और रिव्यू होगा नवंबर में, फिर एक फरवरी में होगा, तो सर हम उसको पूरा जो करने आएंगे फ़ारूक साहब, तो आवाम की तो चीखें निकलेंगी, फिर वो रिलीफ का ऑप्शन कहाँ होगा कि हम आवाम को कोई रिलीफ दे पाएँ? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि एक सियासी एंगल है कि वो जो मुश्किल इक़दामात हैं IMF के बताए हुए, वो शायद अबूरी हुकूमत करे, और वो अबूरी हुकूमत जो है उसने फिर सियासत तो करनी नहीं है, उसमें वोट तो लेने नहीं है। तो इसमें अच्छा जो एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है वो सियासी एंगल से सिर्फ यही है कि लोगों को तो मुसीबत उठानी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि जब बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और IMF कहता है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर, तो उसका सोल्यूशन हमारी हुकूमत ये निकालती है कि बिजली का टैरिफ बढ़ा दो, बजाय इसके वो इक़दामात करे कि चोरी किस तरह कम करनी। अब ये एक हुकूमत की कहानी तो है नहीं, ये हमेशा टैरिफ बढ़ाए चले जाते हैं, टैरिफ बढ़ाए चले जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे आता है। वो पाकिस्तान में जो लाइफ लाइन कंज्यूमर हैं जो 100-200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी आता है। तो यहाँ पे जो इस्लाहाती इक़दामात हैं वो नहीं उठाए जा रहे। यहाँ पे बस अभी आपने कहा कि सियासत चलती रहती है, पॉलिसी कहीं नहीं। PTM की हुकूमत कोई 3.5 साल रही, कोई पॉलिसी नजर नहीं आई। पिछले साल भर में PDM की हुकूमत में कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। तो सियासत चल रही है, पॉलिसी कहीं नहीं। सर एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी है फ़ारूक साहब, मैं चाहूँगी आप मेरे साथ ही रहिए। टैक्स रिफॉर्म्स भी हमने नहीं की, फिर हम भी कहते हैं कि इतने बड़ी जो हमारी आबादी है वो टैक्स नेट में नहीं है, एक बहुत ही छोटा तबका है जो टैक्स देता है, वही उसी पर टैक्सेस का बोझ डाले जाती है, हुकूमत डाले जाती है और अभी भी उन्हीं पर डलेगा। जो नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा, वो तो अयाशी में है, उसके लिए जन्नत है पाकिस्तान जो टैक्स नेट में नहीं है। ज़रा ये सवाल मुझे आपसे करना है, हम ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, खाकान नजीब साहब को, वो भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशरात हैं। खाकान साहब बहुत शुक्रिया। ये 3 अरब डॉलर की मंजूरी दी गई, 1.2 अरब डॉलर आ भी गए स्टेट बैंक के अकाउंट्स में। एक तो इससे कितना सहारा मिलेगा हमारी मईशत को, फिर वो जो पॉलिसीज़ की बात मैंने इससे पहले भी की, हुकूमत रिफॉर्म्स पर नहीं गई, कोई कांस्टेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई इस सारी सूरत हाल में, तो किस तरह देख रहे हैं आप? भैया आपके दोनों सवाल जो है ना वो बहुत ही कलीदी हैं। देखें पहली बात तो ये है कि हमें ये याद रखना है कि पाकिस्तान एक इलेक्शन साइकिल में जा रहा है। इलेक्शन साइकिल में अगर आप थोड़ी देर IMF से पहले चले जाएं तो आप देखेंगे 4 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े थे, अगले साल 23 अरब डॉलर जमा करना है, पहले 6 माह में हमें 6 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है, तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की। सो इस चीज़ को देखते हुए और ये देखते हुए कि कोई भी आपको पैसे देने को तैयार नहीं था, आपको हर सूरत में IMF के साथ कोई ना कोई एग्रीमेंट जो है वो करना था। पहले हम सोचते रहे कि हम 9th रिव्यू को कंप्लीट करा लें, वो नवंबर में होना था, अब आ गए हैं हम जुलाई में, नहीं हो रहा था। सो ऑल इन ऑल ये आउटकम अच्छा है पाकिस्तान के लिए। इसको इस तरह समझिए कि ये 9 माह आपके राइड आउट करा देगा। आपको 1 अरब डॉलर अभी मिल गया है, 1.2 अरब डॉलर। इसके साथ साथ देखिए कि इसका इम्पैक्ट क्या आया है। आपको अभी 1.2 अरब डॉलर आया नहीं था, तो आपको 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया और UAE के आ गए। जस्ट लुक एट व्हाट हैपेंड टू योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आप रिजर्व्स 4.4 अरब डॉलर पे खड़े हुए थे, वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं विद इन डेज। सो ये वक्त गुजर जाएगा। कुछ आपने थोड़े रिफॉर्म उनके कर लिए हैं, बजट उनके साथ तय कर लिया है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट उनके साथ तय कर लिया है, एनर्जी की प्राइसेस तब्दील होने जा रही हैं और ये भी आपने उनके साथ तय किया हुआ है और आपको किसी स्टेज पे करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और हमारी मजबूरी भी है। खान साहब एक सवाल और कि कोई इनकी तरफ हुकूमत चली जाए कि इस मुआहदे को जो अभी किया है वो आगे कोई वॉयलेट ना करे, क्योंकि 3 हुकूमतों से होता हुआ ही आगे पहुंचना है कि हुकूमत है, फिर इंटरिम आएगी, फिर दूसरी हुकूमत आएगी, तो कोई लेजिस्लेशन की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए इस मामला पे। देखिए आई थिंक लेजिस्लेशन तो शायद मुश्किल हो जाएगा। एक नियत ही कर लें तो बड़ी बात है, एक कॉम्पिटेंट टीम बना लें तो बड़ी बात है, एक ये तय कर लें कि इनहराफ नहीं करना, ये 3 चीज़ें कर लें। जब भी इनहराफ किया है, 20 अरब डॉलर के ज़खायर पे खड़े हुए थे सितंबर 2021 में, IMF से पहले 4 अरब डॉलर रह गए थे, वो भी चाहे
तो जस्ट थिंक ये करने वाला काम नहीं है इस वक्त कि हम इनहराफ करें। और मुझे खुशी है कि अथॉरिटीज ने भी कहा है कि नहीं जी IMF से तो अब कोई इनहराफ है ही नहीं है, पर चलें, आई मीन थोड़ा डिलेड है ये रिएक्शन, बट आ गया है। अब मेरा ख्याल है कि केयर टेकर जो है ना वो तो ये जो बॉक्स है ना IMF का, इससे बाहर जाएंगे ही नहीं। अच्छा। उनके पास गुंजाइश ही नहीं है जाने की। नवंबर में एक रिव्यू आपका ड्यू है, वो सितंबर टारगेट्स पे है। अब हमें ये सोचना है, आप पूछिए क्या करना है। हाँ। ये जो जुलाई अगस्त सितंबर के टारगेट्स हैं हर चीज पे, चाहे वो हमारे फिजिकल अकाउंट यानी मालियाती खसारा बजट पे हो, एक्सपेंडिचर पे हो, एनर्जी पे हो, SOEs पे हो, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे हो, इन सब को आपको मीट करना है। और कोई टीम पुट टुगेदर करें। लेजिस्लेशन तो इतना है पाकिस्तान में, पर फॉलो लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं खान साहब, लेजिस्लेशन बहुत हुई लेकिन इंप्लीमेंट उस तरह नहीं होता, कागजों में रहता है। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक सलीम साहब। एक तो ये टैक्स नेट में लाना और लोगों को टैक्स रिफॉर्म्स करना हमने कभी नहीं की। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। दूसरा, डॉलर रेट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि डॉलर फिर बहुत हाई जाएगा। इंपोर्ट खुल गई हैं, ये तो कुछ दिनों की बात है, डॉलर कम हो रहा है। ये टैक्स का एक रवायती जो सोच है पाकिस्तान के अंदर, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत सोच। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स देते हैं, वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हैं। आप कोई पाकिस्तानी ऐसा है जो जिसके पास टेलीफोन ना हो वो टैक्स नहीं दे सकता, जो पेट्रोल ना खरीदता हो, जिसके घर बिजली का बिल ना हो, जिसके घर बिजली का मीटर ना लगा हो, जिसके घर गैस का मीटर ना लगा हो। ऐसा अगर कोई पाकिस्तानी आप ढूंढ लें जो जिंदगी में जिसने पेट्रोल नहीं खरीदा, जिसके घर बिजली का कनेक्शन नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है, वो शायद टैक्स ना देता। बाकी हर पाकिस्तानी टैक्स देता है। तो ये कहना कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते हैं, पाकिस्तानी टैक्स चोर है, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं। लेकिन दो तरह के टैक्सेस होते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि सिर्फ काम ही कैश में करते हैं, तो वो तो कहीं भी टैक्स पेयर नहीं है, वो फाइलर्स नहीं है। एक ये भी तो मामला है ना, इसको भी तो हुकूमत नहीं देख पाती। देखिए, जो लोग कैश में काम करते हैं वो क्या टेलीफोन नहीं खरीदते? क्या वो सेल फोन उनके पास नहीं है? क्या वो पेट्रोल खरीदने के लिए नहीं जाते हैं? क्या उनके घर में बिजली का मीटर नहीं लगा हुआ? क्या उनके घर में गैस का मीटर नहीं लगा हुआ? क्या वो खाने की चीजें नहीं बाजार से खरीदते? हर चीज के ऊपर टैक्स है यहाँ। अगर वो पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो वो टैक्स देते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तानी जो है वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, ये गलत है। दूसरा मामला मेरा ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए हुकूमती अखराजात को कम करने में। ये फोकस जो है टैक्स के ऊपर, ये फोकस मेरे नजदीक गलत है। और इसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि आज से 12 साल पहले का आप अगर बजट खोल के देख लें तो उसमें टैक्स जो हदफ हुकूमत ने रखा था वो 1500 अरब का था, और आज जो हदफ है वो तकरीबन 9600 का है, 9600। तो टैक्स तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जो हुकूमती अखराजात हैं वो 2500 अरब के थे 12 साल पहले। आज हुकूमत हमें बताती है कि वो 14,500 पे पहुंच गए। तो मामला खराब जो है वो हुकूमती अखराजात के हवाले से है, टैक्स के हवाले से नहीं। चलें ठीक है, अगर हम उसको इस तरीके से, इस रुख से देख लें। चलें डॉलर पे भी बताएं सर फारूक साहब, डॉलर को आप कहाँ देखते हैं? ये कांस्टेंट रह पाएगा डॉलर रेट, या फिर वो जो बातें की जा रही हैं मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं कि डॉलर 400 क्रॉस करेगा, 400 तक पहुंच जाएगा क्योंकि इंपोर्ट खुलेगी, फिर आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम भी रहता है? देखिए, डॉलर का जो इशू है वो कहा जाता है कि कोई भी करेंसी जो है इट्स लाइक एनी अदर कमोडिटी। जैसे गंदम है, जैसे चावल है। अगर चावल की सप्लाई कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर आप सोचिए चावल की कीमत जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। हमारे यहाँ जो डॉलर की डिमांड है वो हमारी इंपोर्ट्स है, वो हम पहुँच जाते हैं 65-70 अरब पे, और जो डॉलर की सप्लाई है वो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, वो हम 30 अरब से ऊपर नहीं पहुँच पाते। तो जब डॉलर की सप्लाई इतनी कम होगी और डॉलर की डिमांड बेतहाशा ज़्यादा होगी तो फिर आप उसका नतीजा तो खुद ही जान सकती हैं कि डॉलर की कीमत तेज होगी। तो ये अभी जो कुछ आपके सामने नजर आ रहा है ये टेम्परेरी इशू है, ये ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। और जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो कम नहीं करते, रुपए के ऊपर जो है वो जारी रहेगा।
सही कह रहे हैं आप, लेकिन डेफिनेटली इसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म कांस्टेंट पॉलिसीज हुकूमत को लेकर आनी होंगी कि बैलेंस कर सकें। आपके एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट पे आपकी मईशत खड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, वापस आएंगे तो मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। 1 महीने से कम का अर्सा रह गया है असम्बलियाँ डिसॉल्व होने में, तो क्या होगा, ये वाकई इलेक्शन का साल है या नहीं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक बहुत ही संगीन मामला है जिस पर आज मैं अपने प्रोग्राम में बात करना चाहती हूँ, और वो मामला है डिजिटल लोन ऐप। ये लोन ऐप धोखा कैसे देती हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल कैसे करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे देने हैं, इन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। ये वो वॉइस नोट है जिसने सबको हिला के रख दिया। सूबा पंजाब के शहर पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साल के मोहम्मद मसूद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी करने से पहले ये आखिरी पैगाम अपनी बीवी के लिए छोड़ा था। शौहर की खुदकुशी के बाद एक वीडियो पैगाम में उनकी बेवा ने यह बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन लोन ऐप से कर्ज लिया था, जिसकी वापसी के लिए उन्हीं कंपनियों के नुमाइंदे उन्हें ब्लैकमेल करते थे। मोहम्मद मसूद की बेवा ने कहा कि 6 माह कबल उनके शौहर की नौकरी ख़त्म हो गई थी। मसूद ने घरेलू अखराजात की अदायगी के लिए शुरू में एक ऑनलाइन लोन ऐप से सिर्फ 13,000 रुपये का कर्ज लिया, और मसूद के भाई मुजम्मल हुसैन ने कहा कि उन्होंने खुदकुशी से मुतालिक थाना रेस कोर्स में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। भाई की खुदकुशी के बाद भी कर्ज ऐप वाले धमकियां दे रहे हैं। उनकी एहलिया ने एप्लीकेशन के ज़रिए मजबूरन जो अफराद थे उनको कर्ज देने वाली एप्लीकेशन के खिलाफ अब कार्रवाई का मुतालबा किया है, और ये कहा है कि उनके 2 बच्चे हैं जो कि बाप की जुदाई के बाद बेआसरा हो चुके हैं। अब इस पर किस तरीके से आगे कार्रवाई हो सकती है, जो FIA साइबर क्राइम विंग है उसने भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। इस पर मैं बात भी करूंगी, लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं मसूद की फैमिली के साथ। हमारे नुमाइंदे वसीम चौधरी मौजूद हैं, उनकी फैमिली इस हवाले से क्या मुतालबा कर रही है, वसीम से बात करते हैं। जी वसीम। बिल्कुल इजी लोन एप्लीकेशन के ज़रिए शहरियों को कर्जा देने के नुकसानात जो है वो मंज़े आम पर आना शुरू हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 44 साला मसूद नामी शहरी ने दिल बर्दाश्ता होकर कंपनी के रवैये से जो है वो ख़ुदकुशी कर ली थी। इस वक्त हम मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनके बड़ी भाई मंजूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, क्या पुलिस या कोई भी तहकीकाती इदारा इनके साथ तावन कर रहा है, और इसके साथ साथ ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी अभी आपसे 15 से 20 मिनट पहले FIA वाले भी आए हैं और साइबर क्राइम वाले भी आए हैं। सब ने उन्होंने यकीन दरानी कही है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको पकड़ लेंगे हम। और दूसरा मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से और राना सनौला से कि जितनी ऐप्स हैं, जितनी भी हैं, 10 हैं 20 हैं, जो भी ऐप है, इनको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में ये जो सूद का कारोबार कर रहे हैं इनको यहाँ से ख़त्म किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भाई ने कभी जिक्र किया हो कि ये क्या मामला हो रहा है और कब से ये चल रहा था, कोई थोड़ा सा पस मंजर बताएंगे इसका? नहीं, भाई ने कभी इस तरह नहीं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है, जो लोन ऐप्स हैं ये कई लोगों को लूट रही हैं, इनको ब्लैकमेल कर रही हैं, और लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी है। किस तरीके से हमारे लोग जो हैं इनके हाथों धोखा खा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करें ज़फ़र अब्बास JDC समाजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई आपके वक्त का। असद खान साहब भी हमें ज्वाइन करें, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं। असद, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। असद, सबसे पहले तो आप बताइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, और बहुत से लोग गुमराह हो जाते हैं, गलत इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और इस तरह के डिजिटल लोन ऐप्स हैं, इन पर आप किस तरह से अवेयर करना चाहेंगे? लोग इनसे लोन ले लेते हैं, ये किस तरह से काम कर रही होती हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, या हो सकती है तो कैसे हो सकती है? देखें, 2-3 चीज़ें। पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारी नई हैं पाकिस्तान में डिजिटल स्पेस में, तो इनकी जो रेगुलेटरी स्पेस है वो अभी तक डिफाइन नहीं हुई थी। ये शायद लोन ऐप्स उनमें से कुछ एक कैटेगरी में। दूसरी बात ये है कि मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था कि FIA ने जो है वो छापे मारना शुरू कर दिए लोन ऐप्स पे। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये एक खुदकशी चाहिए थी हमें, या ये खुदकशी होना थी तब छापे मारने थे? क्योंकि छापा सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। SCCP जो है आपका पाकिस्तान का, वो मुझे याद है कि गूगल, मुझे अप्रैल में हमने एक स्टोरी की थी कि वो गूगल के साथ इन टच है कि वो जो ऐप्स को परमिशन देते हैं गूगल स्टोर
स्टोर पे लोगों की कैलोरीज वगैरह की वो ना दें, और उसके बाद गूगल ने रिस्पॉन्ड भी किया था और उन्होंने मेरे ख्याल से सस्पेंड कर दी थी उसकी परमिशंस की। लेकिन इतनी देर क्यों लगी इस काम में? मैं आज सुन रहा था, आज पढ़ रहा था कि G8 में किसी एक ऐप के ऑफिस में छापा मारे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये पहले कर लेते, यहाँ इस नौबत आने से पहले कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो शायद ज़रा ज्यादा बेहतर होता। आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ यही होता है कि जब कोई जान चली जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, फिर होश आता है इदारों को, फिर वो हरकत में आते हैं, फिर पकड़ना भी शुरू करते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़फ़र अब्बास साहब, ऐसा अलमिया है कि हमारे मुल्क में हर नौजवान परेशान है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, लोग क्या करें? अब तो किसी से भी उधार मांगना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये डिजिटल लोन ऐप्स जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं और लोग इनके हाथों धोखा भी खा रहे हैं और ब्लैकमेल भी हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, हम जहाँ रहते हैं ये एक मुल्क है, यहाँ पर कानून होना चाहिए और उस कानून की अमलदारी होनी चाहिए। मैं अभी आज एक ऐलान कर दूं, लाओ मुझे 10-10 रुपए दो, मैं 10-10 करोड़ रुपए के 10 घर कुरानदाजी में निकालूंगा हर महीने, तो मेरे पास खरबों रुपए आ जाएगा। लेकिन एक कानून है मुल्क में, वो मुझे बोलेगा कि जफर साहब लॉटरी की इजाजत है ही नहीं इस मुल्क में। तो इसी तरह से जो भी मुसीबत ज़दा आदमी, अभी मैंने सुबह एक वीडियो डाली है, मेरे पास एक लड़का आया कल रात में, उसने बोला जफर भाई मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने क्या हुआ? कहने लगा मेरी वालदा बीमार थी, मैंने 1,50,000 या 40,000 रुपए ये ऑनलाइन ऐप के थ्रू कर्जा ले लिया 1 साल पहले। मेरी तनख्वाह 70,000 रुपए है, 40,000 रुपए महीना भर रहा हूँ हर महीने। 3 महीने में पैसा खत्म हो जाना चाहिए था जो लिया था, नहीं, 5 लाख रुपए दे चुका हूँ उनको, 1.5 लाख कर्जा लेने के बाद 1 साल के अंदर, और 3.5 लाख रुपए स्टिल खड़ा हुआ है और हर महीने 40,000 दिए जा रहा हूँ और 3.5 लाख अपनी जगह से नील रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैंने वो वीडियो JDC के पेज पे डाली, आप देख लें, वो वीडियो 10-20 हजार शेयर हो चुकी है। वो लड़का खुद बैठ के बोल रहा है कि मैं किधर जाऊं। अच्छा फिर कमाल बदमाशी सुनिए, बड़ी खूबसूरत ऐप बनी हुई है, चलाने वाले जो इस ऐप के होंगे सब लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन हजारों लोगों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहा है यार जब मैंने ये लोन लिया था, इन्होंने मुझे इस एप्लीकेशन के थ्रू जब मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया, उन्होंने कहा इस पर क्लिक कर दें। मैंने जैसे ही क्लिक किया, मेरी मोबाइल की सारी चैट, मेरी तस्वीरें, मेरे पूरे कॉन्टेक्ट लिस्ट, पूरे 2200 नंबर सब उनके पास चले गए। अब जब मैं अगर एक दिन भी डिले होता हूँ तो ये कभी मेरे बॉस को फोन कर देते हैं, कभी मेरे बहनोई को फोन कर देते हैं, कभी मेरे किसी रिश्तेदार को। मैं परेशान हूँ, मैंने तो इनको नंबर दिया ही नहीं है। और उसके बाद फोन करके धमकियां देते हैं, फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तुम्हारी फैमिली पिक्चर चला देंगे, वो एडिट करके चला देंगे, यूं कर देंगे। तो अब बताइए, वो जो शख्स जिसने खुदकुशी की है पिंडी में 22,000 या 17,000 रुपए के पीछे कोई खुदकुशी नहीं करता, लेकिन जब आप किसी को उसके घर के बाहर बुला के उसके मोहल्ले वालों के सामने मारोगे और बाद में पता चले कि जी इसने तो टोटल कर्जे ही 50,000 रुपए लिया था और 9 लाख रुपए भर चुका है अब तक, वो 50,000 रुपए अदा नहीं हो रहे, तो बात ये तो बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है। 20 से 25 एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ लोग बोल रहे हैं, 5 से 8 एप्लीकेशन तो वो है जो इस वक्त अगर आप हमारे पेज की वीडियो खोलेंगी तो उसमें ऐड की सूरत में सामने आ जाएंगी। इतना पैसा ये लोग खर्च कर रहे हैं मुख्तलिफ नामों से, कोई इजी के नाम से, कोई उधार के नाम से, कोई जरूरत के नाम से, कोई स्मार्ट के नाम से, इतनी आ गई है। अच्छा बात क्या है, अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आया, चीनी पे 4 रुपए 46 पैसे और बढ़ गए। वही चीनी जो आज से 1.5-2 साल पहले 60 रुपए किलो थी, आज 136 रुपए किलो हो गई। ऐसा ही है। आटा जो 300 रुपए का 10 किलो था, आज 1500, 1800 और 1900 तक चला जाता है 10 किलो। वो जो कुकिंग ऑयल 150 रुपए का था, आज वो 600 रुपए लीटर मिल रहा है। तो कोई जिंदा कैसे रहेगा? और दूसरी बात, जब आप इन माफियाज को इतनी आजादी दे देंगे, अच्छा ये सारे लोन लेने वाले लोग हैं कौन? ये कोई मिनिस्टर्स हैं, ये कोई वजीर हैं, ये कोई हुक्मरान है, ये कोई बिजनेसमैन है जिनकी 20-20 शुगर की इंडस्ट्रीज हो? नहीं, ये बेचारा एक सफेद पोश नौकरी करने वाला इंसान है। माँ बीमार हो गई, बहन की शादी आ गई, बेटे की फीस देनी है, बिजली का बिल आ गया, घर की बिजली कट गई है, मालिक मकान ने घर से निकाल दिया, किराया ओवर ड्यू हो गया था। ये वो लोग हैं और उनके साथ जुल्म क्या हो रहा है? 30,000 रुपए कर्जा दिया और उसके बदले में 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं। नहीं तो उनकी बेटियों की तस्वीरें चला रहे हैं, उनकी बहनों की तस्वीरें चला रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा ही लग रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर FIA साइबर क्राइम है, दीगर इदारे हैं, हुकूमतें हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने क्यों आंखें बंद की होती हैं। कोई तो इसका तरीक़ेकार होगा ना। जफर साहब मैं चाहूँगी आप मेरे साथ रहिए। असद खान साहब, ये क्या तरीक़ेकार क्या होता है? FIA साइबर क्राइम है वो क्यों नहीं कार्रवाई करता? जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि गूगल को पाबंद किया गया था कि भाई वो उस तरह की ऐप्स पाबंदी लगाए, ये ऐप्स बंद करवा देना हुकूमत, ना ये ऐप्स होंगी, ना लोग इन ऐप्स पर जाएंगे, ना इस तरह धोखा होगा उनके साथ।
देखिए बड़ी अच्छी बात है और जफर भाई भी जो बात कर रहे हैं वो भी मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कसूर अगर आप गौर से देखें, ठंडे दिमाग से सोचें, तो थोड़ा सा कसूर जो है वो अवाम का भी है, थोड़ा सा शायद, लेकिन वो है अवाम का। और वो ये है कि आप हर रोज के हिसाब से ये स्टोरी सुनते हैं, हर रोज के हिसाब से आप ये खबरें पढ़ते हैं कि लोन ऐप्स जो है वो आपको बेवकूफ बनाती हैं और आपको लोन दे के परेशान करती हैं। और वहां पे फिर मुझे पता है मजबूरी बहुत ज्यादा है, मुझे ये भी आइडिया है कि लोग शायद डिजिटल लिटरेसी नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन हर काम हम इदारों के जिम्मे नहीं डाल सकते। हम हर काम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और इदारे वो काम करना शुरू कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमें भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, नंबर 1 क्या चीजें कर सकते हैं, मैं छोटी छोटी आपको बताता हूँ। नंबर 1 सबसे बड़ा रोल तो मीडिया का है इसमें। आप ये बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये बाकियों को भी चाहिए कि वो अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में इस बात पे लोगों को कायल करने की कोशिश करें, डिजिटल लिटरेसी अंग्रेजी में कहते हैं, इसको फैलाने की कोशिश करें। तो ये काम है नंबर 1। नंबर 2 जो FIA साइबर क्राइम्स है, वहां पे जो कानून है वो इस सूरत में हरकत आता है अगर आप वहां पे उसको एंगेज करें, कोई दरखास्त दें, FIA जमा कराएं, सो ऑन। तो वो, और मुझे ये भी पता है कि लोग शायद डरते हैं कानूनी इदारों के पास जाने के लिए, लेकिन वो हमारे लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो इदारे बैठे हैं आप ही की मदद करने के लिए बैठे हैं। तो अगर कोई ऐसा मामला है आपको FIR करनी चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, अब देखें ये मामला सामने आ गया है और अब ये हरकत में भी आ गए हैं इदारे, तो बड़ी अच्छी बात है। और अब ये होना चाहिए कि इस मामले को एक कंक्लूसिव एंड की तरफ लेके जाना चाहिए। कोई ऐसी रेगुलेटरी पॉलिसी होनी चाहिए इन एप्स के खिलाफ जो कि ये इंश्योर करें कि ये जो लोगों बेवकूफ बना रहे हैं और उनके, जिस तरह जफर भाई बता रहे थे कि उनको किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, उसको रोकें। पकड़ना कितना आसान होता है, जरा मैं आपसे टेक्निकली बात करना चाह रही हूँ। किसी ने ऐप बनाई तो क्या ये पता चल लगाना मुश्किल है कि ये ऐप कहाँ से बनी, कौन इससे खालिद है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो गूगल, ये जो एप्स है ना ज्यादातर जिनका जफर साहब अभी नाम ले रहे थे, ये ज्यादातर गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद नहीं है। अच्छा। और ये बाहर से आपको लिंक मिलता है और वो आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले तो यही एक रेड फ्लैग है जो कि आपके जहन में आ जाना चाहिए कि वो गूगल पे अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सही। और बाहर से एक ऐप आ रही है तो नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब वो ऐप इंस्टॉल होती है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे, ऐसा नहीं होता कि उसकी फोटोज वो चोरी कर लेगी, आप उसको परमिशन देते हैं, आपको वो नोटिफिकेशन। अब मसला ये है कि जब हमारे फोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम उसको हाँ या ना करते हैं बस, और उसको खत्म कर देते हैं। ये वो बात है जो डिजिटल लिटरेसी बात। नंबर 3 ये कि ये लोग पाकिस्तान के अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। जिन नंबर से वो कॉल करते हैं लोगों को वो नंबर मौजूद है, जिन लैंडलाइन से वो कॉल करते हैं वो मौजूद है, तो उनको पकड़ना तो ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। वो तो बड़े आराम से, देखें इसी तरह जब आपने बिटकॉइंस पे और ये जो इलीगल एक्सचेंजेस पे जब आप छापे मार सकते हैं, उनको पकड़ सकते हैं, तो इनको पकड़ना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। तो ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो की जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। हुकूमत को चाहिए फौरी काम करें, ऐसे लोगों को पकड़ें। बहुत शुक्रिया आसिद खान साहब आपके वक्त का और जफर अब्बास साहब आपके वक्त का भी। ये बड़ी एक अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है कि इसको किस तरीके से हुकूमत जो है वो ओवरकम कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी, फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।